गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे और मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। हम लोग सीख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन का जो फैक्टर था वो डिस्कस किया था। कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया था और लिखा था कि R इज इक्वल्स टू रेट is directly proportional to concentrations of reactants. Concentration of reactants, जिसको हम लोगों ने सीखा था लॉ ऑफ मास एक्शन में जेंटलमैन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यदि कोई रिएक्शन, मैंने इस तरह से लिखी है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जेंटलमैन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे K को हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे और इसे हम लोग रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे, या रेट इक्वेशन भी लिखा रहता है कई जगह। अगर मैं दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, अगर मैं रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को जेंटलमैन 1 मोलर ले लूं तो R इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। तब R को मैं स्पेसिफिक रेट बोलूंगा और K को मैं बोलूंगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके हम जो भी रेट लिख रहे हैं उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल भी प्ले होता है। अगर मेरे पास रिएक्शन ऐसे दी गई है, आप यहाँ पे कोफिशिएंट को चेक कर पा रहे हैं कि A का जो कोफिशिएंट है वो A है जेंटलमैन, B का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल b है, C का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल c है और D का कोफिशिएंट स्मॉल d है। यहाँ पे A के जो नंबर ऑफ मोल्स है अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री वो A हैं, B के जो मोल्स हैं वो B हैं, C के मोल्स C और D के मोल्स D हैं। तो यहाँ पर R इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A B टू द पावर B। ये जो मैं लिख रहा हूँ रिलेशन, ये फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन है, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन।
या जिसको बोलते हैं एक्टिव मास। जेंटलमैन, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम जो भी रेट लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ए और बी पावर में जिनको रेज किया गया है वही कोफिशिएंट आपको यहाँ नजर आएंगे। और इस तरह का जो रेट होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखा गया होता है। इन केस ऑफ एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप, इन केस ऑफ एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन मुझे ध्यान रखना है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, मैं बताऊंगा आपको। एक रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, और एक रिएक्शन वो होती है जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है। तो अगर कोई सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन है, देन रेट is given by law of mass action, gentlemen. Law of mass action। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इसी रेट को R is equals to K concentration of A to the power X and concentration of B to the power Y लिख रहा हूं, तो फिर इसे मैं रेट लॉ बोलूंगा। और ये जो रेट लॉ होगा वो कैसा होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा। और अगर ये एक्सपेरिमेंटल है जेंटलमैन, तो इन दिस केस ए की वैल्यू एक्स के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, बी की वैल्यू वाई के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। और तब आप इसे रेट लॉ बोलेंगे और ये एक्सपेरिमेंटल होगा। और ये चीज इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब होता है रिएक्शंस which are completed in more than single step। ऐसी रिएक्शंस जो एक स्टेप से ज्यादा में होती हैं, 2 स्टेप में होंगी या 3 स्टेप में होंगी, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलेंगे जेंटलमैन। और उनके लिए जो रेट होगा वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में ध्यान देना, बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, यू हैव टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जो है आप कॉन्सेप्ट से परे होकर क्वेश्चंस को समझ नहीं सकते और सॉल्व नहीं कर सकते, सही आंसर पे नहीं पहुंच सकते। आप रट सकते हैं लेकिन रटा नहीं जा सकता फिजिकल केमिस्ट्री में। मैंने क्या बोला, एक एक बात बिल्कुल आप क्लियर करो कि लॉ ऑफ मास एक्शन से जो रेट आपने लिखा है, मान चलो कि ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मान चलो कि ए से पी कोई रिएक्शन है और आपने R इज इक्वल्स टू लिखा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए।
तो ये जो आपने लिखा है ये क्लियर कर रहा है कि ये आपने कहां से लिखा है, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। और अगर ये आपने लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा है तो यहां पर आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि द एबव स्टेप, द एबव रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक ये बात है, मतलब यहां पे आप ये केस 1 कर रहे हैं, सॉरी। और अगर इसका केस 2 देखें ना, तो ये फिर अगर R आपने ऐसे लिखा है, R इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एक्स, तो फिर ये है फ्रॉम रेट लॉ। तो फिर ये रिएक्शन फिर सिंगल स्टेप नहीं हो सकती। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 1 के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। तो फिर ये जो आपने चीज लिखी, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल हो गया ना। और ये जो आपने लिखा वो थ्योरेटिकल हो गया। जितना आपको पावर में आपने लिखा है वही आपका कोफिशिएंट है, तो ये सिंगल स्टेप हो गई। मतलब इस तरह की ये प्रोसेस क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मे बी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको ध्यान देनी है कि रिएक्शन 2 टाइप की होती है सब। एक तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर आपने ए से पी लिखा तो ये सिंगल स्टेप हो गई, और या फिर ऐसे हो सकता है कि आप ए से बी बना रहे हैं, फिर बी से पी बना रहे हैं साहब, तो ये क्या हो गई, ये 2 स्टेप हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात ये है कि मान चलो कि ये जो स्टेप 1 है ये हो सकता है कि फास्ट हो, और स्टेप 2 जो हो वो हो सकता है कि स्लो हो। भाई सिंगल स्टेप में तो एक ही स्टेप है, तो उसमें तो स्लो फास्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस तरह का केस है, तो फिर इसमें जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि स्लो स्टेप इज RDS। जो स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और वही रेट को एक्सप्लेन करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम सीख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और जब किसी रिएक्शन के रेट को आपने रिप्रेजेंट किया, R इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एक्स, तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो x है उसे आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी, ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन। और रिएक्शन क्या है, ए से पी। तो यहाँ पे k की यूनिट अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो सकता है, R अपॉन ए टू दी पावर एक्स। k इज इक्वल्स टू R अपॉन ए टू दी पावर एक्स। तो R की यूनिट क्या हुई, मोलर सेकेंड इनवर्स, और इधर मोलर की पावर x। तो अब ये देखो यहाँ पे मैं यूनिट ऑफ k निकाल रहा हूँ जेंटलमैन। क्वेश्चन बहुत ढेर सारे बनते हैं।
यूनिट क्या बनी कि मोलर की पावर 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इसी को मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसी को हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, मोलर इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। और इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम की यूनिट नॉर्मली सेकेंड होती है, लेकिन फिर भी सिचुएशन बदलने पे कई बार जो टाइम की यूनिट होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट होने में कई घंटे लग जाते हैं साहब, कई दिन लग जाते हैं, और कुछ तो ऐसी होती है कि कई ईयर्स लग जाते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होते हैं उनकी हाफ लाइफ आपको ईयर्स में ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जनरल यूनिट हुई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और मोल लीटर इनवर्स ये पावर 1 माइनस एक्स आएगा, इधर ये पावर 1 माइनस एक्स आएगा और ये पावर 1 माइनस एक्स आएगा। और यहाँ पर देखना है कि x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर फॉर रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ध्यान देना है कि ऑर्डर फॉर रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैं आपको बता दूं, हम लोग आगे भी सीखेंगे, जो ऑर्डर है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकती है। मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, +1, -1, 1/2 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस हम k की यूनिट निकाल लेंगे। और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि k की यूनिट पूछी जाती है, तो k की यूनिट हम निकाल लेते हैं। कुछ 2 केस हम बता देते हैं आपको, बाकी आपको और प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान चलो कि 0 ऑर्डर की बात की जाए, तो 0 ऑर्डर मतलब x की वैल्यू 0 अगर मैं ले लूं तो k की यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ k क्या बन जाएगी, मोल लीटर 1, x की जगह 0 रखा, सेकेंड इनवर्स, तो क्या यूनिट बन जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट बन जाएगी। अगर गैसियस रिएक्शन है, ध्यान देना है, गैसियस रिएक्शन अगर है, पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता दूं, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो x की वैल्यू क्या लेनी है, 1। तो x की वैल्यू अगर 1 ली तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये पावर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से यूनिट निकल के आई सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान देना कि अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है तो k की यूनिट हमें पता ही है,
लेकिन कई बार क्या होता है कि साहब के की वैल्यू दी जाती है विद यूनिट, तो पहचान के आपको बता देना होता है कि के की यूनिट के आधार पे ध्यान देनी है बात। मैं क्या लिख रहा हूं कि वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन on the basis of unit of k। k की यूनिट के आधार पे हम रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं कि साहब वो 0 ऑर्डर होगी या फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकेंड ऑर्डर होगी। अब बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि हमने मोलर की तो बात कर दी, मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव मास होता है उसको अलग अलग मीनिंग में पढ़ते हैं, दो ही, एक मोलर और एक पार्शियल प्रेशर। तो फॉर गैसियस रिएक्शन ध्यान देना है, फॉर गैसियस रिएक्शंस गैसियस रिएक्शंस में ध्यान देना है कि प्रेशर इज टेकन इन एटीएम और बार एंड टाइम इन सेकेंड्स। टाइम को हम सेकेंड्स में लेते हैं और प्रेशर को एटीएम या बार में ले लेते हैं, तो फिर यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के हो जाएगी एटीएम टू द पावर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 - x इंटू सेकेंड इनवर्स। ध्यान देना है यहाँ पे x क्या हो सकता है, ध्यान दें 0, 1, 2, -1, माइनस प्लस हाफ, 3/2 एटसेट्रा। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में जेंटलमैन हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जिसको हम डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन बोलते हैं। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं और किस तरह से वो रेट लॉ के आधार पे लिखा जाता है। किस तरह से जब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसको एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और उसमें जो रेट होता है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में या कभी किसी क्वेश्चन में रेट हमें दिया गया है लेकिन वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो तय बात है वो रेट लॉ होगा और वो एक्सपेरिमेंटल रेट होगा और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए गिवन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम आरडीएस से कैलकुलेट करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से कैलकुलेट करेंगे, और जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की केस में जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही होगा। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि नोट आपको लिख लेना है। कि इन केस ऑफ a complex reaction rate slow step is called rate determining step
जिसको आप RDS बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको आप RDS बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम RDS in case of complex reactions। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में ये दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। हम लोग आगे इनके क्वेश्चंस करेंगे, और ये JEE और नीट का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जेंटलमैन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस किया, और भी फैक्टर्स इसके हैं जो मैंने आपको ओरली बताए थे, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए थे, लेकिन उसमें इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आगे चर्चा करेंगे और भी फैक्टर्स की।